हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसोती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीटी। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये। आने वाले आपका यूपी टेट, सुपर टेट और आपका सी टेट जैसे सभी एग्जाम्स में आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। सो रेडी टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट ऑल इंपॉर्टेंट बट ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो रेडी रेडी एंड रेडी। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। और टॉपिक का नाम आप लोगों को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा सामने। मैंने क्या करा है, टॉपिक है आपका वर्ब, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। अब सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठेगा, सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब? वर्ब की परिभाषा क्या होती है? वर्ब की परिभाषा क्या होती है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सो डोंट माइंड एंड वेट फॉर सम टाइम। आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। एक बात आपको बताएं दोस्तों, जब आप पढ़ रहे होते हैं वर्ब के बारे में, देखिए वर्ब नहीं वर्ब, एक तो वर्ब नहीं वर्ब। दूसरा क्या है, एक आपको बताएं, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन में आपका क्या हो जाता है, कोई भी शब्द, हिंदी बात करें तो कोई भी शब्द जो एक्शन का काम करे, ऐसा आपको बताया जाता होगा। नहीं दोस्तों, देखिए अ वर्ब इज अ वर्ड, इसको यहां से समझिएगा। अ वर्ब इज अ वर्ड। एक जो वर्ब है, एक वर्ब जो है एक शब्द है। वर्ब जो है एक शब्द है। अब शब्द क्या करता है? दैट इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है। दैट इज यूज्ड। अरे एक बात आपको बताऊं, यूज टू टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। अब मेरी बात को समझिए गौर से, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। A verb is a word that is used to tell something about the subject। यानी एक ऐसा शब्द जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए। ठीक है, अब यहां पर इज के साथ यूज्ड आया, और यूज्ड जो है ना, यूज्ड एक थर्ड फॉर्म है। यूज कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो यहां से एक बात क्लियर होती है गुरुजी, इज एम आर वाजवर कैनकुड सेल्सुड मेमाइट आदि के साथ अगर आप लोगों के लिए, आपको उसके साथ अगर थर्ड फॉर्म आ रही है, इट मींस दिस सेंटेंस इन अ पैसिव, दिस सेंटेंस विल बी इन पैसिव वॉइस। कैसी वॉइस में होगा? पैसिव वॉइस में होगा। गुरुजी पैसिव वॉइस क्या होती है? अरे मैंने बताया था आपको, नहीं बताया था, आपको बता दूंगा। पैसिव वॉइस मतलब जिसमें आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंच जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर पहुंच जाएगा। मैंने आपको कराए थे, शायद आपको याद होगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। वेरी गुड, बढ़े, इतनी इजाजत है। अब दूसरा देख लीजिएगा। अब एक चीज और, ये तो हो गई इसमें, ये फर्स्ट डेफिनेशन हो जाती है आपकी। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है? ये मैन वर्ब को इंडिकेट करती है। ये मैन वर्ब को इंडिकेट करती है। मैन वर्ब को इंडिकेट करेगी तो वो क्या बताएगी? आइए क्या बताएगी? ये कहती है द वर्ड, द वर्ड, द वर्ड यानी एक शब्द दैट डिनोट्स एन एक्शन। किसको डिनोट करता है? किसको डिनोट करता है? एक्शन को डिनोट करता है। यानी आपने, जैसे मैंने कहा, खाना पीना, नाना धोना, खाना पीना, नाना धोना, जागना जगाना, ये सब क्या है? एक्शन ही तो है, ये डूअर ही तो है। अब आप लोग जब इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए जाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं वो लोग, और वो जितने भी एक्शन पर ही बात करते हैं, डूअर एक्शन और ये सब, जो हमारी लैंग्वेज है ग्रामेटिकल वाली, वो वाली लैंग्वेज बहुत कम यूज करते हैं। जैसे वर्ब नहीं, वर्ब यूज नहीं करते, जैसे वर्ब कह दिया, नहीं, एक्शन बोलेंगे उसको। जैसे कि आज का एक्शन पर जो भी आप एक्शन देंगे, वो आज जितने आपको काम करने हैं उसी के आधारित, उसी पर बेस्ड कुछ एक्शन दे देंगे। जैसे आज खाने के ऊपर, नहाने के ऊपर, जागने के ऊपर, जगाने के ऊपर, पीटने के ऊपर, पिटवाने के ऊपर, ये सारी बातें। पीटना पिटवाना दोनों अलग अलग वर्ब होती है भाई, पीटना पिटवाना दोनों अलग अलग वर्ब है, आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अब क्या तीसरी डेफिनेशन भी हो सकती है गुरुजी इसकी? अरे डेफिनेशन तो जितनी चाहो आप उतनी बना लो, लेकिन आप लोगों के मन में वो बात घुस जानी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं, यानी मेन बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब तीसरी बात आप ये कह सकते हो,
a word that tells about noun और pronoun। लेकिन इसमें गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। डेफिनेशन तो है, इसमें गड़बड़ हो जाती है। वो गड़बड़ क्या क्या हो जाती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो डेफिनेशन आपको पता चल गई, क्लियर हुआ सभी का? बहुत बढ़िया भाई, वेरी वेरी गुड। अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, और अगले स्लाइड पे बात करेंगे इसकी पोजीशन को लेकर। गुरुजी किसको लेकर? इसकी पोजीशन को लेकर। यार इसको पद पे भी तो बैठाना है, इसको पद पे बैठाना है, तो इसकी पोजीशन को लेकर हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे, ठीक है। यानी पहली बात तो एक चीज जान लीजिएगा, व्हाट अ वर्ब ठीक है, व्हाट अ पर्सन डज। एक व्यक्ति क्या करता है, इस बात को वर्ब बताती है भाई। एक व्यक्ति क्या करता है, इस बात को वर्ब बताती है। जैसे ही गोज टू, गड़बड़ होगी भाई, गड़बड़ होगी पूरे इसमें। एक मिनट, ही गोज टू, इसको ऐसे लिखो मुंबई, ही गोज टू मुंबई। अब ही गोज टू मुंबई, यहां पर गोज एक काम है जो काम कर रहा है, काम है जो काम किया जा रहा है। दूसरा, ही एक्ट्स लाइक हिज मॉम। मतलब क्या है? मीन्स ये है कि वो कार्य करता है अपनी मम्मा की तरह, अपनी मम्मी की तरह। तो एक्ट्स क्या है? एक वर्ब है। ये भी क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब में तीसरी वर्ब की अगर मैं बात करूं, एक चीज और है, व्हाट इज डन फॉर अ पर्सन। पहले तो बात यह कि एक व्यक्ति कर क्या रहा है, दूसरा एक व्यक्ति के लिए क्या किया जा रहा है, एक व्यक्ति के लिए क्या किया जा रहा है, एक व्यक्ति के लिए क्या किया जा रहा है, यह बात भी महत्वपूर्ण है। बड़े आगे चलिए, देखो इधर, जैसे दिस वर्क, दिस वर्क इज डन बाय मी। इसमें चेंजिंग करनी है आपको, थोड़ी सी चेंजिंग क्या करनी है इसमें, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने दूसरे का लिखवा दिया, तो अब मैं एग्जाम्पल को रफ करना नहीं चाह रहा। इसको देखिएगा, व्हाट इज डन बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये बात आपको जान। देखिए, दिस वर्क इज डन बाय मी, दिस वर्क इज डन बाय मी। तो भैया डन आ गया, तो ये अपने आप में क्या है? ये एक वर्ब है। किसके द्वारा हो रहा है डन? मेरे द्वारा। तो ये आपका सब्जेक्ट आ गया किसके स्थान पर? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। इट मीन्स, और ये आपका यहाँ क्या हो गया? जो कार्य किया जा रहा वो। तो ये कैसा सेंटेंस है? ये एक पैसिव सेंटेंस है भाई। कैसा है? ये एक पैसिव सेंटेंस है। क्लियर हुआ सभी का? ओके, चलिए देखो भी आगे बढ़े। अब आगे जब हम बढ़े तो हमने देखा कि गुरुजी इसकी हमें पोजीशन भी बता दीजिएगा, इसकी हमें पोजीशन बता दें। कप पानी ले लें। देखो इधर, अब क्या ये कैसे कैसे काम करती है, वर्ब जो काम करती है वो कैसे काम करती है, कितने प्रकार की होती है। देखो भी, बात करेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के प्रकार।
क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं क्रिया के प्रकार? क्रिया के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे दो प्रकार के। एक आपका ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा आपका मेन वर्ब। इसे बोलेंगे मुख्य क्रिया। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? मुख्य क्रिया। और इसे क्या बोलेंगे? एक मिनट, इसे बोलेंगे सहायक क्रिया। क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। ठीक है, तो देखा भी आपने सब कुछ। चलिए, अब इसको भी हम ना दो भागों में बांटेंगे। इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? इसको और छोटा कर लें। इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। देखो इधर, नंबर वन, नंबर टू। नंबर वन और नंबर टू में इसको बांटेंगे। एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक है सेकेंडरी ऑक्सिलरी। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक सेकेंडरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, इस बात को समझिए। देखो, प्राइमरी ऑक्सिलरी में जितनी भी हमारी ये फॉर्म होती है, एक तो बी वाली, एक डू वाली और एक हैव वाली, वो आती हैं। और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब में आती है हमारी मॉडल वर्ब। ठीक है, अब तो इसमें क्या आएंगे? इसमें तो ये आपका, इसको ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं। इसको कंपलसरी वर्ब भी बोलेंगे। ठीक है, अब ये कौन सी वर्ब होती है गुरुजी, कैसी होती हैं? इसको एक बार देखो फटाफट जल्दी। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। चलिए कोई बात नहीं, बड़े आगे। देखो ले लिया। अब देखिए यहां से जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, वो मैंने अभी आपको बताया कि वो होती है तीन। एक तो आपकी होती है बी, एक होती है डू, एक होती है हैव। जिसके बी का मतलब होता है होना, डू का मतलब होता है करना, हैव का मतलब होता है रखना या किसी चीज का पास होना। ठीक है भाई, तो बी जब प्रेजेंट में काम करेगी, पास्ट में काम करेगी और आपका परफेक्ट में काम करेगी। ये कैसे? ये तीन टेंसों में काम करती हैं।
कैसे काम करेंगे देखो इधर, यहां काम करेगी इज, एम और आर के रूप में। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहां बन जाती है ये वाज, या वर बन जाएगी, और यहां जाकर ये अपने आप को क्या बना लेती है, अपने आप को कहने लग जाते हैं, इसको हम बीन। ठीक है, एक बात आपको बताएं हम यहां से कि यहां जो मिलेगी वो फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, यहां जो मिलेगी वो सेकंड फॉर्म मिलेगी, और यहां जो मिलेगी इसकी ये थर्ड फॉर्म मिलेगी। बात समझ में आ रही है? अब देखो इधर डू, डू में क्या होगा, यहां, यहां और यहां हम पहले कर देते हैं। डू कैसे काम करेगी, डू अगर प्रेजेंट में यूज हो रही है तो डू और डज के रूप में, पास्ट में यूज हो रही है तो डिड के रूप में, और परफेक्ट में यूज हो रही है तो डन के रूप में यूज होगी। ठीक है, हैव की बात अगर मैं करता हूं दोस्तों, तो हैव में क्या होगा, हैव को समझो तो यहां तो ये हैव और हैज़ का काम करती है, पास्ट में जाती है बन जाती है हैड, और यहां भी क्या बनेगी, हैड बनेगी। तो ये है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कि अगर वो प्रेजेंट में यूज हो तो ऐसे होंगी, पास्ट में हो तो ऐसे होंगी, और परफेक्ट में हो तो वो ऐसे होंगी। इतनी बात आप लोग समझ पाए? वेरी गुड, बढ़े आगे, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? इन्हीं को बोला जाता है मॉडल वर्ब। इसमें आपका कैन, कुड, सेल, शुड, मे, माइट या ought to, ये वर्ब आती है इसमें। गुरुजी इनका क्या मतलब होता है? देखो कैन का मतलब भी सकना, इसका मतलब सका, सेल भी, सेल का मतलब भी गागे गे के रूप में आएगा, और इसका मतलब होता है चाहिए। में से तात्पर्य है इजाजत के लिए, माइट भी संभावना या इजाजत के लिए, ये भी, इसमें भी संभावना व्यक्त की जा सकती है। और ought to का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन कर्तव्य के लिए, कर्तव्य को बताने के लिए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? एक बात और आप समझो, इनको मैंने ऐसे क्यों लिखा कि अगर कोई चीज प्रेजेंट में होगी और फिर पास्ट में होगी तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है कि जो चीज़ कैन है प्रेजेंट में वो यहाँ क्या बन जाएगी, कुड बन जाएगी। जो यहाँ चीज़ सेल है, सेल का शुड बन जाता। जो यहाँ पर मे है, मे का माइट हो जाता। ठीक है, मे का माइट हो जाता, यानी प्रेजेंट और पास्ट में जाके इनके रूप बदल जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मस्ट है तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा, अगर यहाँ पर कुड दे दिया तो कुड का कुड ही रहेगा,
यहां पर पहले से शुड दे दिया तो शुड का शुड ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? बात क्लियर है या नहीं है, मुझे बताओ भाई जल्दी। तो ये रही सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब से अलग मेन वर्ब की। आपका सेकंड वाला आता है मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया देखो जरा, अब मुख्य क्रिया जो होंगी वो भी ऐसी होंगी जैसे डू, गो, कम, ईट, रीड, राइट और सिंग। ये सब आपकी मेन वर्ब है। डू का मतलब यहां करना होगा, गो का मतलब जाना होता है, कम का मीन्स आना होता है, ईट का मीन्स खाना होता है, रीड का मीन्स पढ़ना होता है, राइट का मीन्स लिखना होता है, और सिंग का मतलब गाना होता है। ठीक भैया? डू, गो, कम, ईट, रीड और राइट। अब इसकी अगर हम बात करें, इनकी होती है फॉर्म फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो भाई, डू का डिड एक काम, फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाना तो डू, सेकंड में लिखा जाना तो डिड, और थर्ड में लिखा जाना तो डन हो जाएगा। ऐसी गो, वेंट, गोन, कम, केम और कम, ईट, एट और आपका इटन। रीड एक ऐसी वर्ब है जो यहां भी रीड, यहां भी रीड और यहां पर भी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इसकी तीनों सेम होती हैं। राइट का अगर फर्स्ट फॉर्म में लिखा है तो राइट, सेकंड में लिखा है तो रॉट, थर्ड में लिखा है तो रिटन। सिंग फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा तो सिंग ही होगा, सेकंड में लिखा जाएगा तो SANG संग, और थर्ड में लिखा जाएगा तो SUNG संग हो जाएगा। ठीक है भाई? बात समझ में आ रही है? तो ये उसकी क्या है, ये मेन वर्ब की ये मुख्य क्रिया है। ये सब क्या है, मुख्य क्रिया है। ठीक है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मुझे बताओ भाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आ रही होती आप एक काम करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? बढ़े आगे? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने और काइंड देखने हैं, कुछ स्पेशल काइंड। स्पेशल काइंड्स ऑफ वर्ब। गुरुजी स्पेशल काइंड्स ऑफ वर्ब क्या है भाई? स्पेशल काइंड्स ऑफ वर्ब ये हैं कि इसमें आपको देखने को मिलेगी, नंबर 1, 2, 3 और 4। ये मैंने 4 क्यों लिखा? इसका मतलब 4 तरह की होंगी ये। एक तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब, एक आपका
ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। एक आपका लिंकिंग वर्ब और यहां से आपकी हेल्पिंग वर्ब, यानी अपने चार प्रकार के वर्ब्स को देखा, चार प्रकार के वर्ब्स को देखा। तो चारों प्रकार के वर्ब्स कौन कौन से है भाई, इनको हिंदी में क्या कहते हैं? ये आपका सकर्मक क्रिया होती है, अगर आपने पढ़ा हो। ये आपकी अकर्मक क्रिया होती हैं, ये आपकी संयोजक क्रिया होती हैं, और ये आपकी सहायक क्रिया होती हैं। ठीक है, यानी सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, संयोजक क्रिया, सहायक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो गुरुजी तो हिंदी में पढ़ा था, हाँ जी हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी में भी होती हैं। अब इन तीन में क्या क्या अंतर है, क्या मीन्स है इनका, इस बात को समझेंगे बिल्कुल तरीके से। देखो जरा, बड़े आगे हमने देखा ट्रांजिटिव वर्ब को, ट्रांजिटिव वर्ब जिन वर्ब्स को अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, आवश्यकता होती है भाई, ये तो ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। अभी तक तो आवश्यकता तक ही पहुंचे थे, आवश्यकता होती है। पूछो कैसे, जैसे हमने लिखा ही ईट्स, वह खाता है, भाई कुछ तो खाता होगा। ही, चलो बार बार ही लिख रहा हूं, सी लिखवा लो इस बार। सी सिंग्स, वह गाती है, भाई कुछ तो गाती होगी। इट मीन्स ये दोनों ही वर्ब आपकी कैसी हैं, ये भी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, दोनों ही टीवी है। क्लियर हुआ सभी का? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब की। भाई इंट्रांजिटिव वर्ब को ज्यादा लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, आप ये मान लीजिएगा इस ट्रांजिटिव वर्ब का जस्ट ओपोजिट है। ठीक है, इनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं होती, ऑब्जेक्ट की नहीं होती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे, मेरी बात को समझे, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, हमने कहा ही स्लीप्स, वह सोता है। बताओ क्या सोता है, कुछ अर्थ मिलेगा? नहीं, तो बिल्कुल ये भी ऐसी है।
ही इज वीपिंग, वह रो रहा है। क्या रो रहा है, कुछ पता लग रहा? नहीं पता लग रहा। तो इसका मतलब ये जो वर्ब है ना, ये भैया इन ट्रांजिटिव वर्ब है, आई टी वी है ये। क्लियर हुई, समझ में बात आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं सर जी अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है। तीसरे नंबर पे देखते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, देखो लिंक से मतलब है, लिंक से तात्पर्य होता है किसी चीज को जोड़ना, ठीक है। वह वर्ब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने का कार्य करे। वह वर्ब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने का कार्य करे, जैसे ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। कौन? वह। इस बात को कौन बता रहा है? उस बात को भैया जोड़ने काम जो कर रही है, इज कर रही है। दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग का काम कौन कर रहा है? इज कर रही है। एक बॉन्डिंग का काम इज कर रही है ना। अगर इसमें हम ये एक सेंटेंस ये लिख दें, सी वॉज नॉट अ डॉक्टर, तो भाई ये मत सोच लेना कि यार इसमें तो मना कर दिया तो अब तो जोड़ने का काम कर रही है, अब तो हटाने का काम कर रही है। ऐसा नहीं होता, वो नहीं है। इस बात को किससे जोड़ रही है? इससे। कौन जोड़ रही है? वाज। तो ये सब जो इज एम आर वाज वर हैं, ये आपकी बॉन्डिंग कर रही हैं, तो आपकी लिंकिंग वर्ब होगी। क्या होगी? लिंकिंग वर्ब होगी। तीसरे नंबर की है भैया। अब हम चलते हैं सर हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब क्या है उस बात को समझें। हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक अंतर बहुत बड़ा है, इसको मैं बताऊंगा। देखो आपका कौन सा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करेगी? हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करती है? यानी इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। जब लिंकिंग वर्ब, ये एलवी का मतलब समझते हैं, जब लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ आकर, मेन वर्ब के साथ आकर उसकी सहायता करती है, तो वह लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ठीक है भाई, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। जैसे शी इज डूइंग अ जॉब इन एमएनसी कंपनी, या एमएनसी कह दो खाली, मल्टीनेशनल कंपनी। अब देखो इधर, यहां पर ये इज आया, किसके साथ आया? डूइंग के साथ आया। डूइंग एक मैन वर्ब है, जिसकी हेल्प करने के लिए कौन है? इज। तो इज यहां पर क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी।
ये यहाँ पर क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। लेकिन अगर मैं ये कह देता सी इज अ टीचर, तो यहाँ पर इज जो है एक लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है। क्या नहीं है इसमें? इसमें दोस्तों मेन वर्ब नहीं है, इसमें मेन वर्ब नहीं है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? सभी को समझ में आ गई? अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या इससे अलग भी गुरुजी क्लासेस, मतलब इससे अलग भी इनका डिवाइडेशन होगा, इनके काइंड्स होंगे? अब देखो, अब हम कराएंगे आगे वर्ब का प्रयोग। यूज ऑफ वर्ब। अब यूज ऑफ वर्ब कैसे करेंगे? वर्ब का यूज कैसे करना है? अब वर्ब का यूज कैसे कैसे होता है, अभी सुनो मेरी बात को गौर से। जो आपको 3 वर्ब बताई थी ना मैंने, बी, हैव से पहले तो डू था, डू और हैव, इनका यूज कहां कहां पर होगा, इस बात को समझो। जो बी होगी, जो बी होगी उसका प्रयोग हम प्रेजेंट में करेंगे, इज, एम और आर के रूप में। ठीक है। दूसरा यूज इसका, हम इसका प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, वाज और वर के रूप में। दूसरी बात आप लोग को पता चल गई। ठीक है। तीसरा बी का प्रयोग कहां करेंगे हम? तीसरा प्रयोग करेंगे इसका हम परफेक्ट में। किसके रूप में? बीन के रूप में। बताओ भाई, किसी को दिक्कत हुई इनमें? नहीं। अब देखो अगला प्रयोग किसका कर रहे हैं हम? डू का कर रहे हैं। डू होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे हम इसको, डू और डज के रूप में। ठीक है। इसका दूसरा रूप आपका डिड में यूज होगा, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगा। दूसरा इसका। तीसरा यूज हम करेंगे इसका परफेक्ट और पैसिव वॉइस में। वो किस रूप में करेंगे? वो करेंगे जी हम डन के रूप में। तो पता चल रहा भी कैसे कैसे यूज कर रहे हैं हम इसका। ये तो इसकी हो गई। अब हम चलते हैं हैव के लिए। गुरुजी हैव का यूज क्या होगा? देखो हैव का प्रयोग पहले तो सिंपल प्रेजेंट में करेंगे, हैज और हैव के रूप में। पहली बात। दूसरी बात, इसका प्रयोग करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट में, वहां भी हम हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब इधर देखो इसका,
तीसरा इसका प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और यहां कैसे प्रयोग करेंगे इसका हम, हैज बीन और हैव बीन। बस इस तरीके से इनका हम यूज करेंगे, इस तरीके से इनका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है भाई, समझ में बात आई। यूज ऑफ वर्ब, वर्ब का यूज हम कैसे कैसे करेंगे, तो यहां तो केवल हमने प्रयोग बताया, कौन सी वर्ब का यूज, केवल हमने जो बेस फॉर्म होती हैं उनका यूज बताया इनका। देखो इधर भी, अब इसको मैं थोड़ा सा सर्किल में कर दूंगा तो अच्छा सा लगेगा। ये इनके बारे में बात की हमने, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे हम इनके और इंट्रांजिटिव वर्ब को लेकर कैसे यूज करना, क्या करना। दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।